अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है वो है हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के केमिस्ट्री कैसे हिस्ट्री में डेवलपमेंट मतलब केमिस्ट्री की हिस्ट्री में क्या किस तरह आई, मुस्लिम्स के थ्रू, फिर मॉडर्न पीरियड आया उसके थ्रू आई। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है केमिस्ट्री। अच्छा, जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है वो है डिस्क्राइब द हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की हिस्ट्री डेवलपमेंट हमें डिफाइन करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो हमारे पास तीन मेन पीरियड आए वो कौन कौन से थे। एक तो ग्रीक पीरियड था, फिर मुस्लिम पीरियड था, और फिर हमारे पास आया मॉडर्न पीरियड। सही, तो सबसे पहले तो ग्रीक पीरियड की बात करते हैं। ग्रीक पीरियड में जो है वो हमारे पास सबसे पहला है ग्रीक फिलोसोफर, और उसके बाद हमारे पास आए थे रोमन्स आए थे। ठीक है, तो पहले ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर जो थे, जो मेन हैं या जिनका ज़्यादा रोल है वो है ये तीन है। ठीक है, एरिस्टोटल, प्लेटो और डेमोक्राइटस कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो अर्ली डेवलपमेंट हुई है उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया था। ग्रीक पीरियड में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इनका कॉन्सेप्ट ये था, उन्होंने एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि एलिमेंट्स भी होते हैं। एटम्स का कॉन्सेप्ट दिया था। केमिकल रिएक्शन बताए थे उन्होंने किस तरह केमिकल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहा था उन्होंने? ऑल एलिमेंट्स आर ड्राइव फ्रॉम अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। इन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जो है वो इन चार चीज़ों से ड्राइव हुए हैं। क्या? अर्थ, एयर, फायर, वाटर। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो ड्राई होती है। ठीक है, इसी तरह एयर जो है वो एयर भी ड्राई हो सकती है और वेट भी होती है एयर, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, फायर इस तरह फायर हॉट होती है। तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ इनमें आपस में मिलता था। अगेन वाटर जो है हॉट भी हो सकता है, वेट होता है। तो इनके अंदर जो है मिलती जुलती प्रॉपर्टीज थी। तो उन्होंने ये कहा ग्रीक्स ने कि सारे एलिमेंट जो है वो इन चार चीज़ों से ही आए हुए हैं, क्योंकि मेन चार चीज़ें उसका यही उनको मिली। ओके, उसके बाद हमारे पास आए ग्रीक पीरियड के बाद ग्रीक फिलोसोफर्स के बाद आए रोमन्स। रोमन्स ने क्या किया? इम्प्रूव मेटलर्जी प्रोसेस। जो मेटलर्जी प्रोसेस था उसको इम्प्रूव किया। मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है? मेटल को जो मेल्ट करते हैं ना, और फिर उसको दूसरी फॉर्म से हम कन्वर्ट करते, दूसरी शेप में कन्वर्ट करते, तो उसको कहते हैं मेटलर्जी प्रोसेस। तो रोमन्स ने जो है ये मेटलर्जी प्रोसेस को इम्प्रूव किया। इंट्रोड्यूस इनेबलिंग ऑफ पॉटरी। इनेबलिंग मतलब जो पॉट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है, एक शाइनी सी सरफेस होती है, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, देयर वर्क वर ऑल एक्सपेरिमेंटल। उनका सारा वर्क जो था एक्सपेरिमेंट पे बेस करता था। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले ग्रीक पीरियड आया। ग्रीक पीरियड में ग्रीक फिलोसफर्स थे और रोमन्स थे। रोमन्स में जो तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो ये हैं, और उन्होंने जो है केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया था? एलिमेंट्स का दिया था, एटम्स का दिया, केमिकल रिएक्शन का। तीन मेन कॉन्सेप्ट दिए, और उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उन चार चीज़ों से मिलके बने। फिर रोमन्स है, रोमन्स ने क्या कहा कि रोमन्स ने क्या किया? मेटलर्जी प्रोसेस को इम्प्रूव किया। सही, उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनेबलिंग ऑफ पॉटरी, और फिर जो है इनका काम था कि इनका जो सारा काम था वो एक्सपेरिमेंटल था। सारे जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस करता था इनका काम। ठीक। अच्छा, अब ग्रीक पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बाद आया मुस्लिम पीरियड। उसमें जो है वो ज़्यादा मतलब जो मुस्लिम साइंटिस्ट आए उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी और फिजिक्स में भी। तो मुस्लिम ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मुस्लिम पीरियड नोन एज पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। मुस्लिम पीरियड को पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे केमिस्ट आए। उसके अलावा रिच कंट्रीब्यूशन, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री में। साइंटिफिक मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इन्होंने क्या इन्वेंट किया? साइंटिफिक मेथड बताया। ठीक है, साइंटिफिक मेथड इन्वेंट किया, और
एक्सपेरिमेंटेशन, ये इनका भी सारा काम क्या था, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता था। डिस्कवरी ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट, फिर मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया, जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जो लैब में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उन्होंने वो इन्वेंट किए। इसमें क्या है, फनल, बीकर्स, रिटॉर्ट्स फॉर डिस्टिलेशन, क्रूसिबल फॉर मेल्टिंग एंड फ्यूजन, बैलेंसिंग फॉर वेट। तो ये जितने भी आपने देखा हो केमिस्ट्री लैब में, तो ये जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब जो है मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी। सही, क्या आगे चलते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए हैं, बहुत सारे एसिड्स इन्वेंट किए थे, अल्कोहल, मेडिसिन, ये सब जो है मुस्लिम साइंटिस्ट की इन्वेंट करता है चीज़ें। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, अब देखते हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान को जो है वो फादर ऑफ केमी भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल केमिस्ट है, इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड थे। बिल्ड फर्स्ट केमिकल लैब, इन्होंने सबसे पहली जो केमिकल लैब बनी थी वो जाबिर बिन हयान ने बनाई थी। ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब इन्होंने काम क्या क्या किया, मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, ठीक है। आप इस तरह, अच्छा एक बात, अगर इसको आप पॉइंट्स में इस तरह लिख के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में। ओके, मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, मेथड का एक्सट्रैक्शन क्या कि जो उसका ओर होता है, ओर जो होता है वो उसमें डिफरेंट जो है चीज़ें मौजूद होती हैं और एलिमेंट्स भी होते हैं, तो उसमें से मेटल किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है ये उन्होंने मेथड जो है बताया। क्लोथ को डाई कैसे करना है, जो डाइंग मतलब जो डिफरेंट कलर्स के में क्लोथ होते हैं उनको डाई कहते हैं, डिफरेंट कलर में उसको करना। तो उन्होंने इसका मेथड जो है बताया। प्रिपरेशन स्टील एंड वार्निशेस, स्टील किस तरह बननी है, ठीक है। वार्निशेस भी काइंड ऑफ पॉलिश होती है जो अक्सर जो है वुडन सरफेस पे की जाती है। इसको कोई कलर नहीं होता लेकिन शाइनी सा जो है इसको लुक दे देती है वुड्स की चीज़ों को मोस्टली। उसके बाद क्या है, गोल्डन स्क्रिप्ट राइटिंग, राइटर आयरन पायरेट्स। गोल्डन स्क्रिप्ट जो है उन्होंने बताया कि गोल्डन स्क्रिप्ट आयरन पायरेट से किस तरह गोल्डन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वारेजिया एंड वाइटली, दो ये एसिड्स हैं, इसके उन्होंने प्रिपरेशन की। एक्वारेजिया जो है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक को मिला के लिक्विड बनता है या एसिड बनता है, उसको कह लें, उसको एक्वारेजिया कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, गोल्ड इजीली मेल्ट हो जाता है, ठीक है। गोल्ड को मेल्ट करने के लिए यूज होता है, गोल्ड उसके अंदर एक्चुअली डिजॉल्व हो जाता है, तो उन्होंने एक्वारेजिया का प्रोसेस बताया। और वाइट लीड जो है वो अक्सर पेंट में यूज होती है, उसको वाइट कलर का होता है एक लीड, उसको वाइट पिगमेंट देने के लिए वाइट लीड यूज होता है। सो जाबिर बिन हयान की ये कॉन्ट्रीब्यूशन रही। उसके बाद आते हैं अल राजी। अच्छा, आगे मूव होने से पहले मैं एक बात आप लोगों को दोबारा कर दूं कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया, ऑनलाइन ट्यूशन, जो भी मतलब पढ़ना चाहे, कोई भी कोर्सेस आप जो पढ़ना चाहें आप वो उसमें इनरोल हो सकते हैं। आप मुझे बता दें, मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें या फेसबुक पे भी, अब मैंने ग्रुप बना लिया और पेज बना लिया, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा 9-10 के कोर्सेज़ के अलावा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ भी मैं बताती हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, तो ये सब आप सीख सकते हैं और अभी से जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो वापस मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। अल राज़ी क्या थे, बहुत बड़े फिजिशियन थे, अल्केमिस्ट थे, फिलोसोफर थे और एक्सपर्ट सर्जन थे। ये सर्जन भी थे, ठीक है। अच्छा, सब्सटेंस, इन्होंने क्या किया था, सब्सटेंस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में वो कैटेगरी बना दी कि कौन सी चीज़ें लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। इन्होंने ओपीएम को एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया। एनेस्थीसिया जो है वो जब ऑपरेशन करते तो वो सुन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ओपीएम क्या होता है, ओपीएम अगर आपने सुनी हो, खशखाश आजकल मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो खशखश या खशखाश भी कुछ लोग कहते हैं, तो उसका एक पौधा होता है खशखाश का। ओपीएम उसके अंदर जो है वो एक मौजूद ड्राइड सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं ओपीएम, सही। अच्छा, कंपाउंड इन्होंने बताए, इन्होंने कंपाउंड को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है, मिनरल्स होते हैं हमारे पास, फिर
बॉटनी के उससे रिलेटेड कर दिया। बॉटनी जो वो मतलब प्लांट्स वगैरह जो भी चीज़ें वो इसमें आ गई बॉटनी में। जूलॉजिकल जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो इसमें आते हैं। और ड्राई बंस की एक और इन्होंने कैटेगरी बना दी। इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस की ग्रेविटीज़ को डिटरमाइन किया कि किस सब्सटेंस की क्या ग्रेविटी है, कैसे कितनी ग्रेविटी होती है उसकी। सही। इथाइल अल्कोहल फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस, इन्होंने इथाइल अल्कोहल बनाया फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन मतलब फर्मेंटेशन काइंड ऑफ एक सड़ाने वाला प्रोसेस, जिस तरह हमारे पास सिरका बनता है, ठीक है, अल्कोहल भी इसी प्रोसेस से बनता है। सिरका भी ऐसे ही बनता है कि फ्रूट्स को हम रख देते हैं और उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इथाइल अल्कोहल उन्होंने बनाया। अल-राज़ी की ये कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। फिर आते हैं अल-बैरूनी। अल-बैरूनी भी फिजिशियन थे, मेटाफिजिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल था और मैथमेटिक्स में, ठीक है। वर्क ऑन प्रीशियस स्टोन एंड मेटल, डिफरेंट स्टोन और मेटल्स में पे इन्होंने काम किया। जो प्रीशियस स्टोन होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन होते हैं, उस पर इन्होंने काम किया। स्टोन्स के भी डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है। और मेटल्स पे इन्होंने काम किया। डेंसिटीज और डिफरेंट सब्सटेंसेस, अल-राज़ी ने जो वो है काम किया था ग्रेविटीज़ पे, इन्होंने डेंसिटीज़ पे काम किया था, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ में। इसके अलावा इन्होंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे भी काम किया अल-बैरूनी ने। इब्न सीना ने फ़िलासफ़ी में काम किया, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर मिनरल की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो उन्होंने बताई, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंट फील्ड्स में जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया, डिफरेंट फील्ड पे काम किया इन्होंने। मेडिसिन में काम किया, मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम किया। तो ये चार जो थे वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे हमारे पास, और चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी डेफिनेशन मतलब उनके बारे में लिखने को आ जाता है। फिर मॉडर्न पीरियड आया, उसमें सारे जो है वो मोस्टली नॉन मुस्लिम से, तो फिर उनका पीरियड आया। ओके, अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो मॉडर्न पीरियड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ज़्यादातर जो है काम एलिमेंट्स को करने में किया। जैसे जे ब्लैक है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंट्रोड्यूस की, डिस्कवर की। जे पार्सले ने 3 चीज़ें डिस्कवर की थी, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, सही। उसके बाद शील आया, उन्होंने क्लोरीन डिस्कवर किया। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं मोस्टली जो है डिस्कवर हुए हैं मॉडर्न पीरियड में, या उनके अकॉर्डिंग टू उनके नाम के साथ जो डिस्कवर हुए हैं वो हुए मॉडर्न पीरियड में। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन डिस्कवर किया। उसके बाद हमारे पास कुछ और मुस्लिम मॉडर्न साइंटिस्ट हैं। उसमें सबसे पहले लेवाइजर आ जाते हैं। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ एयर। अब ऑक्सीजन तो डिस्कवर हो गई थी, अब इन्होंने क्या कहा, ऑक्सीजन जो है एयर का 1/5 पार्ट है। जैसे लेट सपोज ये एयर है, ठीक है, इसको 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, सही, 5 पार्ट्स है। एक पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, बाकी कुछ हाइड्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इस तरह और गैस इसमें एलिमेंट भी मौजूद होते हैं, ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है सिर्फ 1/5 पार्ट है, एक पार्ट है, 5 में से एक पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का है। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इम्प्रूव केमिकल बैलेंस। केमिकल का जो बैलेंस था कि किस तरह केमिकल्स आपस में रिएक्ट होंगे, कितनी किसकी क्वांटिटी होगी, ये जो है वो लेवाइजर ने इम्प्रूव किया था। फिर उसके बाद जॉन डेल्टन है। जॉन डेल्टन की थ्योरी आई गेस हम आगे पढ़ेंगे भी। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर की जो थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी थी, वो जॉन डेल्टन ने डिस्कवर की। सॉरी कैमरामैन, ठीक है, जॉन डेल्टन ने डिस्कवर किया कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होती है, या मैटर की जो एटम्स किस तरह उसमें होते हैं, ये सब डिस्कवर जॉन डेल्टन ने किया। कॉन्सेप्ट और एटॉमिक वेट, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी दिया कि एटम का वेट होता है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास जो हम पढ़ते हैं वो जॉन डेल्टन ने दिया हुआ है, सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट आए। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, गेलुसाक, ड्यूलिंग और पेटेट ने मिलकर किया, लेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। इन्होंने जो है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस निकाला काफ़ी सारे सब्सटेंसेस का,
फाइंड किया कि उसका एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आगे जो ये टॉपिक्स आएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको कि एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। उसके बाद बर्जीलियस ने डिवाइस केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, फॉर्मूला एंड केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल सिंबल्स हैं हमारे पास, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो बर्जीलियस ने इन्वेंट किए। जैसे हाइड्रोजन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं, केमिकल सिंबल्स हैं, ये जो है बर्जीलियस ने दिए। उसके बाद जो इनका फॉर्मूला है वो भी इन्होंने दिया। और केमिकल इक्वेशन जैसे हमारी बनती है, जैसे लेट सपोज हमने H2O बनाना है, वाटर फॉर्म होना है, तो किस तरह फॉर्म होगा, H के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये केमिकल इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये भी बर्जीलियस के थ्रू हुआ। उसके बाद डिटरमाइन एटॉमिक मासेस ऑफ मैनी एलिमेंट्स, इन्होंने भी काफ़ी एलिमेंट्स के जो है वो एटॉमिक मासेस फाइंड किए। उन लोगों ने भी कर लिए थे एटॉमिक मास, लेकिन बाकी और सब्सटेंसेस के बर्जीलियस ने एटॉमिक मास फाइंड की। उसके बाद मेंडलीव आता है। मेंडलीव ने तो पीरियोडिक टेबल के ये बहुत फेमस है। उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया और उस पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हेल्प्स इन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जिस तरह इन्होंने अरेंज किया था अपने टेबल में, उससे ये हेल्प हो जाती थी कि प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फाइंड करने में हेल्प हो जाती है कि एक ही एलिमेंट, एक ही प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज वाले एक ही रॉ या एक ही कॉलम में इन्होंने रखे थे। तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती थी कि पढ़ने में कि किस एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज हैं या मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। अर्हेनियस पुट फॉरवर्ड आयोनिक थ्योरी। आयोनिक थ्योरी जो है वो अर्हेनियस ने लाए थे। फैराडे एग्जामिन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन सॉल्यूशन। उन्होंने ये देखा था कि अगर कोई सोल्यूशन है तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास से। प्रेजेंटेड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था उसको कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक इन्होंने प्रोसेस डिफाइन किया था इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसमें गोल्ड और निकल और आई गेस कॉपर रखा था और एक स्पून रखा था, उसमें करंट पास किया। तो वो निकल के जो वो थे पॉजिटिव आयंस या वो जो है स्पून्स के ऊपर कवरिंग होने लगी। जैसे हम कहते हैं सोने का पानी चढ़ाना, ठीक है, अक्सर चीज़ों पे ही होता है, सोने का पानी चढ़ता है, तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हो रहा होता है, ओके। हेनरी बेक्वेरेल ने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी फाइंड की, डिस्कवर की, ठीक है, कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। और 2 एलिमेंट्स इन्होंने फाइंड किए थे, रेडियम और पोलोनियम। ये भी रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। रेडियम जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें काफ़ी रेजेस निकल रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट हैं। मॉडर्न पीरियड के थोड़े ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। आप इस तरह चार्ट बना के आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली याद होगा, ओके। जे थॉमसन। थॉमसन ने क्या किया था, अल्फा और बीटा रेस को फाइंड किया था और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए थे। ये इलेक्ट्रॉन है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था। इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज और ये जो हमारा एटम होता है उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा होता है, सही। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अल्फा और बीटा रेस भी जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। फिर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, जो कि या न्यूक्लियस कह लें, डिस्कवर किया, जिसको न्यूट्रॉन, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। इनका भी एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था, उसके थ्रू पता लगा कि बीच में जो है वो न्यूक्लियस होता है, जब भी पार्टिकल्स वहाँ से पास नहीं कर पाते। एटम जो होता है, लेट सपोज ये एटम है किसी चीज़ का, बीच में ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही। बीच में न्यूक्लियस होता है और साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास
अच्छा, रदरफोर्ड ने एक और काम जो किया था वो मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो रदरफोर्ड के थ्रू हमें पता लगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नील बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉडल, इन्होंने भी एक नया स्ट्रक्चर दिया, एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया। और कैसे दिया कि उन्होंने जो रदरफोर्ड के उसमें कोई डिफेक्ट है इस मॉडल में, डिफेक्ट जो थे इन्होंने वो उसको रिमूव किया और अपना एक नया मॉडल पेश किया। ओके, उसके बाद आते हैं रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल की जो है वो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे अल्केमी के फादर हैं, इसी तरह केमिस्ट्री के फादर जो है वो मॉडर्न पीरियड के रॉबर्ट बॉयल थे। इन्होंने क्या किया, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को एक डेफिनेशन दी। फर्स्ट केमिस्ट टू आइसोलेट एंड कलेक्ट गैस, इन्होंने फर्स्ट केमिस्ट थे जिन्होंने गैस को कलेक्ट किया। ठीक है, वरना लोग ये समझते थे गैस कलेक्ट नहीं हो सकती, जबकि गैस कलेक्ट हो सकती है। अगर हम बलून्स में हवा भरते तो क्या होती है, या हीलियम गैस भरते हैं तो वो गैस अंदर कलेक्ट भी हो रही होती है। फॉर्मुलेट गैस लॉ, जिसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने गैस लॉ पेश किया जिसको अपने नाम से, इनके नाम से जाना जाता है, बॉयल्स लॉ। एयर एब्जॉर्ब इन प्रोसेस ऑफ कंबशन, कंबशन का जो प्रोसेस होता है उन्होंने कहा कि उसके अंदर एयर एब्जॉर्ब होती है जब भी जो है वो आग को इतनी, मतलब आग जब भी जलती रहती है। ठीक है, तो कंबशन के प्रोसेस में एयर लाजमी एब्जॉर्ब होती है। ओनली ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग, उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन है सिर्फ वो जो है ब्रीदिंग के लिए यूज़ होती है, बाकी और जो गैसेस हैं और जो एयर में चीज़ें मौजूद हैं वो ज़रूरी नहीं होती इंसान के लिए। सिर्फ ब्रीदिंग या लिविंग थिंग्स के लिए सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो हमें हेल्प करती है सांस लेने में। सो यहाँ जो है हमारे साइंटिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ आ गया होगा। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन आपको जिसमें ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन ट्यूशन आपको जिसमें से जिसको भी लेनी है आप में से वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसमें ये होगा कि एक्सप्लेनेशन होगी प्रॉपर, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसके अलावा मैं आपके कोई भी क्वेरी किसी भी चीज़ का जवाब आपको पर्सनली दूंगी और प्रायोरिटी पे दूंगी, और आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको बताया जाएगा किस तरह आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, आपको पूरा स्केड्यूल डिज़ाइन किया जाएगा। सो ये आप जो भी आप कोर्सेज पढ़ना चाहें आप वो ले सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वीडियो में अब एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।